नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का वक्त। 100 बात की एक बात का 100 बात की एक बात में आज राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला की मूर्ति की स्थापना होने के साथ ही रामलला की मूर्ति की भव्य तस्वीर सामने आ गई, जिसमें भगवान विष्णु के 10 अवतारों की भी झलक दिखी। प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले अयोध्या के राम मंदिर में तैयारियों का जायजा लेने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद पहुंच गए, जो रात में भी अयोध्या में ही रहेंगे। महाराष्ट्र के सोलापुर में पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को घर की चाबी देने पहुंचे प्रधानमंत्री अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए भावुक हो गए और खुद को गोल्डी बराड़ बताने वाले एक शख्स ने न्यूज 18 से फोन पर बात करते हुए दाऊद इब्राहिम को आतंकी और देश का गद्दार कहकर उसकी हत्या की मंशा जता दी। अयोध्या के राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित रामलला की प्रतिमा की पहली तस्वीर आ गई। रामलला की प्रतिमा की गर्भगृह में स्थापना हो चुकी है। 22 जनवरी को प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होगी। लेकिन इससे पहले रामलला की प्रतिमा के चेहरे की पहली तस्वीर आ गई। ये पहली बार है जब भक्तों के सामने रामलला की पूरी तस्वीर सामने आई। इस तस्वीर में न तो उनका चेहरा ढका है, न ही आंखों पर पट्टी है। ये मूर्ति भगवान राम के बाल स्वरूप की है, क्योंकि रामलला में लला का मतलब होता है बच्चा, और रामलला की ये मूर्ति भी भगवान के उसी बाल रूप की है। कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगीराज ने रामलला के चेहरे पर वही मासूमियत और भोलापन दिखाया, लेकिन राम के बाल स्वरूप में भी चेहरे पर तेज की कोई कमी नहीं थी। इससे पहले रामलला की पूरी तस्वीर किसी ने नहीं देखी थी, क्योंकि प्रतिमा को कड़ी सुरक्षा के बीच मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचाया गया। एक दिन पहले गर्भगृह में मूर्ति की स्थापना भी कर दी गई और रामलला की प्रतिमा को ढक दिया गया। और अब भक्तों को रामलला के इस रूप के दर्शन 23 जनवरी को होंगे। हालांकि इस तस्वीर के जरिए उन्हें रामलला के पूर्ण दर्शन हो गए। मंदिर में स्थापित रामलला की मूर्ति बहुत खास है। इसकी जो तस्वीर आई उसमें प्रतिमा के बीच में रामलला धनुष बाण लेकर खड़े हैं और किनारे पर भगवान विष्णु के 9 अवतारों को दिखाया गया। कलयुग में अवतार लेने वाले कल्कि की भी झलक दिखाई गई। इसके अलावा प्रतिमा के ऊपरी हिस्से में ओम और स्वास्तिक के निशान भी बनाए गए और विष्णु के अस्त्र शंख, चक्र और गदा भी दिखाए गए। और मंदिर में इसी प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होगी। एक दिन पहले रामलला को आसन पर स्थापित करने के लिए करीब 4 घंटे की विशेष पूजा की गई थी। इसके बाद मूर्ति के चेहरे को ढक दिया गया था और रामलला के पूर्ण स्वरूप के दर्शन से पहले वही तस्वीर सामने आई। इस तस्वीर में रामलला का चेहरा और हाथ पीले वस्त्र यानी पीतांबर से ढका हुआ है और शरीर पर श्वेत यानी सफेद रंग के वस्त्र लिपटे हुए हैं। ये मंदिर में स्थापित होने के बाद की तस्वीर है, लेकिन कुछ ही घंटे बाद ऐसी तस्वीर आई जिसमें रामलला का चेहरा दिखा। करीब 200 किलो की राम की ये प्रतिमा 51 इंच ऊंची है। इसे काले रंग के 600 साल पुराने शालिग्राम पत्थर से बनाया गया है और इस प्रतिमा की 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी, क्योंकि हिंदू धर्म में प्राण प्रतिष्ठा से पहले किसी भी मूर्ति को पूजा के योग्य नहीं माना जाता और इसे निर्जीव समझा जाता है। इसीलिए मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है। प्राण शब्द का अर्थ है जीवन शक्ति और प्रतिष्ठा का अर्थ है स्थापना, यानी प्राण प्रतिष्ठा का मतलब हुआ जीवन शक्ति की स्थापना करना या मूर्ति में जीवन लाना। और इसीलिए 22 जनवरी को रामलला के इस सुंदर बाल स्वरूप वाली मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी और फिर लोग इस मूर्ति की पूजा कर पाएंगे। इस बीच रामलला की मूर्ति की एक और तस्वीर सामने आई, जिसमें रामलला की प्रतिमा का श्रृंगार भी किया गया और उनके हाथों में स्वर्ण धनुष भी रखा गया। ये तस्वीर उस वक्त की बताई जा रही है जब वर्कशॉप में रखी उनकी मूर्ति को पोशाक पहनाकर देखी जा रही थी और उस वक्त उनकी आंखों पर पीले रंग की पट्टी बांधी गई थी। रामलला की प्रतिमा को केवल पोशाक ही नहीं बल्कि रत्न जड़ित मुकुट और आभूषण भी पहनाकर देखे गए। माना जा रहा है कि ये वही आभूषण हैं जो प्राण प्रतिष्ठा के बाद 22 जनवरी को उन्हें पहनाए जाएंगे। रामलला की इस प्रतिमा को मूर्तिकार अरुण योगीराज ने इसी वर्कशॉप में रहकर तैयार किया। उनकी कारीगरी ने तो मूर्ति को भव्य बनाया ही, श्रृंगार और धनुष ने रामलला की इस प्रतिमा को अलौकिक बना दिया। जहां उनकी पोशाक हरे और पीले रंग से तैयार की गई, वहीं उनकी माला को हरे और पीले रंग के फूलों से बनाया गया। और अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के लिए चल रहे अनुष्ठान के चौथे दिन यज्ञ अग्निकुंड की स्थापना की गई। इसके लिए मंदिर में कई अग्निकुंड बनाए गए और वहां विशेष पूजा की गई।
और मंदिर में यज्ञ अग्निकुंड स्थापित किए गए। पुजारियों ने विशेष अनुष्ठान के जरिए इन हवन कुंडों में अग्नि प्रज्वलित की। ऐसी मान्यता है कि यज्ञ करने से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा आती है और आसपास की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। वैदिक मंत्रों के जरिए मंदिर में पुजारियों ने यही विधि की। हवन कुंडों में अग्नि प्रज्वलित करने की इस विशेष विधि को अरणि मंथन कहते हैं। अरणि का मतलब होता है लकड़ी, और इस विधि में अग्नि मंत्र का उच्चारण करते हुए लकड़ी से अग्नि को प्रकट किया जाता है, फिर उसी अग्नि में हवन किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा भगवान विष्णु और 33 करोड़ देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। अरणि मंथन विधि के साथ अयोध्या में चौथे दिन का अनुष्ठान शुरू हुआ और इसके बाद नवग्रह की स्थापना की गई। इसके अलावा मंदिर में वास्तु शांति के लिए भी पूजा की गई। इससे एक दिन पहले रामलला की मूर्ति को गर्भगृह के आसन पर स्थापित किया गया था और इसके अगले दिन अरणि मंथन, नवग्रह पूजा और वास्तु शांति की पूजा की गई। प्राण प्रतिष्ठा समारोह यानी 22 जनवरी से पहले कुछ और विधियां होंगी। 20 जनवरी को मंदिर के गर्भगृह को अलग अलग नदियों के जल से पवित्र किया जाएगा और अगले दिन यानी 21 जनवरी को रामलला को 125 कलशों से दिव्य स्नान कराया जाएगा और इन विधियों के दौरान रामलला के मंदिर के कपाट बंद रहेंगे। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के अगले दिन यानी 23 जनवरी को मंदिर के कपाट खोल दिए जाएंगे। इसके बाद आम लोग मंदिर में जाकर रामलला के दर्शन कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले के 3 दिन यानी 20, 21 और 22 जनवरी को मंदिर के कपाट आम लोगों के लिए बंद रहेंगे। आम लोगों के लिए 20, 21 और 22 रामलला के कपाट बंद रहेंगे। यानी अगले 3 दिन तक अयोध्या में रौनक तो लगेगी, लेकिन मंदिर के अंदर जाने के लिए भक्तों को थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा बाकी है और प्राण प्रतिष्ठा होते ही अगले दिन भव्य और दिव्य मंदिर को खोल दिया जाएगा और आम लोग राम के बाल रूप के दर्शन कर पाएंगे। और इन सबके बीच प्रधानमंत्री का 11 दिन का कठिन अनुष्ठान जारी है। वो यम नियमों का पालन कर रहे हैं। इन नियमों में 5 बातों का खास ख्याल रखा जाता है और इन नियमों में सुबह जागना, पूजा पाठ करना और साधारण खाना खाने जैसे नियम शामिल हैं। यही नहीं, प्राण प्रतिष्ठा से 3 दिन पहले प्रधानमंत्री ने केवल फलाहार शुरू कर दिया। इस दौरान वो चौकी पर कंबल बिछाकर सोएंगे। इन 3 दिनों में प्रधानमंत्री दान भी करने वाले हैं। प्रधानमंत्री उन मजदूरों से भी मिलने वाले हैं जिन्होंने मंदिर बनाया। यानी राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री राम भक्ति में मग्न हो गए और उन्होंने कठिन तपस्या के साथ साथ राम भजन और कीर्तन किया। उधर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दिन अयोध्या में पुलिस और पीएसी के बैंड राम धुन बजाएंगे। यूपी पुलिस का बैंड मंदिर की ओर जाने वाले भक्ति पथ पर हनुमान चालीसा की धुन बजाएगा और इसके लिए यूपी पुलिस के बैंड ने रिहर्सल भी शुरू कर दी। ये बैंड राम पथ से भक्ति पथ पर जाने वाले वीवीआईपी मेहमानों के सामने हनुमान चालीसा की धुन बजाएगा। इसके लिए जो रिहर्सल हुई उसने भक्ति पथ पर समा ही बांध दिया। पुलिस के इस बैंड को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ आई। वो वीडियो बनाने लगे और इन सब के बीच हनुमान चालीसा की धुन बजती रही। इस बैंड का लुत्फ वो सबको इनवाइटेशन उठाएंगे जो प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। अयोध्या का भक्ति पथ वो रास्ता है जो राम पथ को मंदिर से जोड़ता है और 22 जनवरी के दिन इससे कई वीवीआईपी मेहमान गुजरेंगे। भक्ति पथ के अलावा अयोध्या के लता मंगेशकर चौक पर भी बैंड राम धुन बजाएगी और इसके लिए खास तौर पर वाराणसी से यूपी पुलिस की हथियारबंद टुकड़ी पीएसी का बैंड अयोध्या पहुंचा। इस बैंड ने अयोध्या के लता मंगेशकर चौक पर एक के बाद एक कई भजन बजाए। इस बैंड को देखने के लिए वहां बहुत लोग इकट्ठा हुए। लोग पीएसी के बैंड से धुनों की डिमांड करते रहे और ये बैंड एक के बाद एक राम भजन बजाता रहा। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दिन अयोध्या की खास जगहों पर इसी तरह राम धुन बजाई जाएगी और वहां के लोग अयोध्या की सड़कों से गुजरते हुए राम भजन का आनंद उठाएंगे। इधर राम मंदिर पर फैसला देने वाले सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी समारोह का निमंत्रण दिया गया।
राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के उन 5 जजों को भी न्योता भेजा गया जिन्होंने राम मंदिर पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। उनके अलावा अयोध्या मामले की सुनवाई से जुड़े कई बड़े वकीलों को भी इस समारोह का निमंत्रण दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर गायक सुरेश वाडकर और आर्या आम्बेकर का गाया हुआ राम भजन शेयर किया। प्रधानमंत्री की इस पोस्ट के बाद कई लोग इस भजन को शेयर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की इस पोस्ट के बाद कई लोगों ने इस भजन को शेयर किया। जग समाया नाम में जिस नाम वो श्री राम है। स्पाइस जेट ने अयोध्या जाने के लिए कई और शहरों से विमान सेवा शुरू करने का ऐलान कर दिया। कंपनी के मुताबिक दिल्ली, अहमदाबाद, जयपुर, पटना और दरभंगा से अयोध्या के लिए सीधी फ्लाइटें शुरू होंगी। स्पाइस जेट पहले ही चेन्नई, बेंगलुरु और मुंबई से अयोध्या जाने के लिए विमान सेवा शुरू करने की घोषणा कर चुकी है। लखनऊ से आए एक भक्त ने अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास को 56 भोग सौंपा। बताया गया कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दिन रामलला को ये 56 भोग लगाया जाएगा। ये सारा विधि विधान के हिसाब से जो प्रसाद चढ़ना चाहिए वो हमने इसमें लगाया है। इधर अब जब मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में महज 2 दिन बचे हैं तो राम मंदिर को सजाने की तैयारियां भी शुरू हो गई। मंदिर के गर्भगृह से लेकर उसके शिखर तक सब कुछ चमचमाता हुआ नजर आ रहा है। मुख्य पूजन से पहले राम मंदिर को सजाने का काम शुरू हो गया और अयोध्या में त्योहार का माहौल हो गया। वहां सैकड़ों लोग एक साथ हवन करते दिखे और अयोध्या मंत्रोच्चार से गूंजने लगी। चारों तरफ रंग बिरंगे फूल और भगवा झंडे दिखाई दिए। राम पथ पर भगवान राम और रामायण से जुड़ी झांकियां भी नजर आईं। अयोध्या की गलियां भी फूलों की सुगंध से महकने लगी। वहां राम पथ यानी मंदिर की तरफ जाने वाले रास्ते को फूलों से लाद दिया गया। कई फीट ऊंची दीवारों से रंग बिरंगे फूलों की मालाएं लटकाई गईं। राम की नगरी अयोध्या अपने उसी त्रेता युग में पहुंच रही है धीरे धीरे। वहाँ पूरे राम पथ को सजाने के लिए गाड़ी भरकर मालाएं पहुंचा दी गई। मतलब वहाँ सजावट की तैयारी ऐसी है कि अयोध्या के हर एक कोने को खूबसूरत बनाने का प्रबंध कर दिया गया है। इसके अलावा इस राम पथ पर एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया। यहाँ पहुंचकर लोग भव्य राम मंदिर और श्री राम की तस्वीर के साथ सेल्फी ले सकते हैं। और सजावट का यह दौर सिर्फ राम पथ पर ही नहीं बल्कि राम मंदिर में भी तेज हो गया। वहां मंदिर के शिखर को सजाने की तैयारी अपने अंतिम दौर में पहुंच गई और इसके लिए कई मजदूर पूरी ताकत से लगे नजर आए। वहां मंदिर के शिखर पर लाइटें लगा दी गई। इसके लिए कई लोग उस शिखर पर चढ़कर इस काम में जुटे दिखाई दिए और जैसे ही लाइटों को जलाया गया मंदिर का शिखर जगमगा उठा। इस दौरान मंदिर की दीवारों और छत के हिस्से पर भी लाइटें लगाई गईं, जो शाम होते ही जल उठी। उन्हें देखकर ऐसा लगा मानो सैकड़ों दिए एक साथ जला दिए गए। हालांकि राम मंदिर ट्रस्ट ने बताया कि गर्भगृह के ठीक ऊपर मौजूद ये शिखर अभी अस्थायी रूप से तैयार किया गया है। इसके लिए लकड़ी का ढांचा बनाकर उस पर भगवा रंग का कपड़ा चढ़ाया गया और मंदिर का निर्माण पूरा होने के बाद ठीक उसी जगह पर 161 फीट ऊंचे शिखर का निर्माण किया जाएगा। लेकिन इसी बीच राम मंदिर के अंदर का सबसे नया और सबसे अलौकिक वीडियो भी सामने आ गया। इस वीडियो में भव्य राम मंदिर के अंदर का एक एक कोना रोशनी से सराबोर दिखा और राम मंदिर किसी सितारे की तरह जगमगाता नजर आया। सफेद रंग के मार्बल से बने फर्श और खंभों पर जब रोशनी पड़ी तो लगा जैसे उन पर दूध की धारा बह रही हो। दीवारों और खंभों पर इतनी सुंदर नक्काशी की गई कि देखने वाले देखते रह जाएं। मंदिर के खंभों पर भगवानों की मूर्तियां बनाई गई। इस वीडियो में मंदिर के फर्श पर सुंदर चित्रकारी भी नजर आई और जब कैमरा ऊपर की तरफ घूमा तो मंदिर की खूबसूरत छत दिखाई दी। छत पर बने गुंबद में 5 घेरे दिखाई दिए जो रोशनी से जगमगाते नजर आए और उस घेरे के ठीक बीचों बीच बड़ा सा झूमर भी नजर आया। इस दौरान न सिर्फ मुख्य हॉल बल्कि वहां तक पहुंचने वाले बरामदे में भी उतनी ही सुंदर कलाकारी की गई। बरामदे की छत पर भी नक्काशीदार जालियां लगाई गईं। इस दौरान कुछ मजदूर मंदिर की साफ सफाई करते भी नजर आए। वहीं शाम होते होते जगमगाते मंदिर की कुछ और तस्वीरें भी सामने आईं। उन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगा मानो किसी ने उस सफेद मंदिर पर सोने की परत चढ़ा दी हो, क्योंकि वहां हुई लाइटिंग की वजह से राम मंदिर सुनहरे रंग का नजर आने लगा। और प्राण प्रतिष्ठा समारोह की इन्हीं तैयारियों के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर अयोध्या पहुंचे। पिछले 11 दिन में योगी आदित्यनाथ का यह तीसरा अयोध्या दौरा और अपने इस दौरे पर वो सरयू घाट पहुंचे, फिर सोलर बोट पर सवार हुए
उन्होंने सोलर बोट पर बैठकर सरयू के घाटों पर तैयारियों का जायजा लिया। 5 से 6 बार दिन भर में श्रद्धालुओं को लेकर सरयू घाट का भ्रमण ये करा सकता है। तो हम तस्वीरें इस वक्त आपको सोलर बोट की दिखा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने हमेशा की तरह अपने अयोध्या दौरे की शुरुआत हनुमानगढ़ी में पूजा पाठ से की और मंदिर में परिक्रमा की। योगी जब भी अयोध्या आते हैं सबसे पहले हनुमानगढ़ी पहुंचते हैं। इस बार भी उन्होंने वही किया और अयोध्या पहुंचते ही सीधा हनुमानगढ़ी पहुंच गए। और सीएम योगी वहां पूजा के बाद अयोध्या के अलग अलग हिस्सों में प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे। वो सरयू घाट पर तैयारियां देखने से पहले राम मंदिर भी पहुंचे और मंदिर के उस हिस्से में पहुंचे जहां यज्ञ अग्नि कुंड की स्थापना की जा रही थी। योगी आदित्यनाथ वहां हवन के वक्त ही पहुंच गए और उन्होंने हवन में आहुति भी दी। इसके बाद उन्होंने जगत गुरु राम भद्राचार्य से भी मुलाकात की। जगत गुरु राम भद्राचार्य से मुलाकात से पहले योगी आदित्यनाथ ने लाल रंग की विंटेज कार में सवारी की। उनका ये अंदाज लोगों को पसंद आया। योगी ने भी हाथ हिलाकर लोगों का अभिनंदन किया। पिछले 11 दिन में योगी आदित्यनाथ का ये तीसरा अयोध्या दौरा है और इस दौरान उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा समारोह की फाइनल तैयारियां देखी। 22 जनवरी के इस ऐतिहासिक पल के कार्यक्रम को सुरक्षित और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न करने के लिए अपनी तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले योगी आदित्यनाथ की अयोध्या पर विशेष नजर है और इसीलिए वो कुछ दिनों के अंदर ही कई बार अयोध्या आ चुके हैं। इस बीच 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले ही अयोध्या शहर की सुरक्षा अभेद्य बना दी गई। चप्पे चप्पे पर पुलिस और सुरक्षा बल के जवान तैनात कर दिए गए ताकि वक्त रहते किसी भी तरह के हालात से निपटा जा सके। क्योंकि खुफिया एजेंसियों ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया। इसी वजह से अयोध्या की सुरक्षा बेहद सख्त कर दी गई। शहर की तमाम सड़कों और रास्तों पर पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए। शहर में आने वाले हर आदमी की चेकिंग शुरू कर दी गई। बिना आई कार्ड देखे और गाड़ी की तलाशी के बिना शहर में जाने पर रोक लगा दी गई। अयोध्या के अंदर प्रवेश द्वार पर देखिए पुलिस मुस्तैद है, चौकस है और रोडवेज की बसों में भी जो लोग आ रहे हैं उनकी भी सुरक्षा जांच हो रही है। करीब 10,000 सीसीटीवी कैमरों से अयोध्या शहर की निगरानी की जा रही है। अयोध्या को अभेद्य किले में तब्दील करने के लिए पुलिस के जवानों के साथ पीएसी कमांडो, अर्धसैनिक बल और आरएएफ के जवानों ने शहर में मोर्चा संभाल लिया। और सिर्फ अयोध्या शहर में ही सुरक्षा बल के जवान तैनात नहीं किए गए बल्कि सरयू नदी में भी एनडीआरएफ की टीम को तैनात कर दिया गया ताकि सरयू नदी के दूसरी तरफ से प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में खलल डालने के लिए कोई संदिग्ध अयोध्या में दाखिल न हो सके। और इसीलिए सरयू नदी की सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई। इसके लिए एनडीआरएफ की कई टीमें वहां तैनात कर दी गईं जो 24 घंटे सरयू नदी में गश्त करेंगी। इस दौरान न्यूज 18 की टीम ने एनडीआरएफ के एक अधिकारी से बातचीत की। उन्होंने बताया कि सरयू नदी के दूसरी तरफ से आने वाले लोगों पर नजर रखी जाएगी क्योंकि अलर्ट ये भी है कि सरयू नदी के रास्ते कुछ संदिग्ध अयोध्या में घुस सकते हैं। हमारे 40 लोगों की टीम यहाँ आई हुई है जो किसी भी इमरजेंसी पे करने पर। इसके अलावा सरयू नदी के किनारे मौजूद घाटों पर निगरानी के लिए वहां तैरने वाला सर्वेलेंस कंट्रोल रूम तैयार किया गया। उधर योगी आदित्यनाथ ने भव्य राम मंदिर परिसर में खिंचवाई गई अपनी एक फोटो शेयर की। अयोध्या में चल रही तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर के सामने एक फोटो खिंचवाई। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी ये तस्वीर शेयर की और साथ में जय श्री राम भी लिखा। चंडीगढ़ के गौरी शंकर सेवा दल नाम के संगठन ने अयोध्या में 25 जनवरी से रोजाना लंगर लगाने का ऐलान किया। बताया गया कि इस लंगर में खाने के लिए पंजाब की मशहूर मक्के की रोटी और सरसों का साग दिया जाएगा। इसे बनाने के लिए चंडीगढ़ में तैयारियां भी की जा रही हैं। ये लंगर अयोध्या में 45 दिन तक लगाया जाएगा। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले वहां की दुकानों में राम मंदिर प्रिंट वाली साड़ियों की बिक्री बढ़ गई। बताया गया कि महिलाओं में राम मंदिर की तस्वीर वाली साड़ियों की भारी डिमांड है। काफी कस्टमर लिए भी है, अच्छा रिस्पांस भी रहा इस साड़ी के लिए। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले बिहार के जहानाबाद में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए। बताया गया कि 22 जनवरी के दिन जहानाबाद में एक खास कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। इस दौरान वहां के एक मंदिर में भी हनुमान और राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। उधर महाकाल की नगरी उज्जैन में बनाए गए 5 लाख लड्डू अयोध्या के लिए भेज दिए गए। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने हरी झंडी दिखाकर लड्डुओं से भरे उन ट्रकों को रवाना किया।
और ये लड्डू 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए भेजे जा रहे हैं। इन लड्डुओं को 5 लाख अलग अलग डिब्बों में पैक किया गया और ट्रकों के जरिए अयोध्या के लिए रवाना कर दिया गया। 5 लाख लड्डू, ऐसे महाकाल की नगरी से 5 लाख लड्डू जो है वो यहाँ से रवाना हुए। 22 जनवरी को जब रामलला राम मंदिर में विराजमान होंगे तो ये लड्डू उन्हें चढ़ाए जाएंगे। ऐसे में राम भक्तों ने गाजे बाजे के साथ इन ट्रकों को भोपाल से अयोध्या के लिए रवाना किया। इन लड्डुओं के साथ उज्जैन के कई साधु संत भी अयोध्या के लिए रवाना हो गए और वो उस पल के साक्षी बनेंगे जिसका पूरा देश बेसब्री से इंतजार कर रहा है। इनसे भी हमारे सभी साधु एकत्रित होकर भगवान राम के मंदिर में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होते हुए देखेंगे। इन साधु संतों ने पहले महाकाल के दर्शन किए और फिर आशीर्वाद लेकर अयोध्या नगरी के लिए रवाना हो गए। और उज्जैन के साथ काशी नगरी से भी अयोध्या धाम के लिए महाप्रसाद भेजा गया। काशी नगरी में तैयार किए गए 255 किलो के 5 लड्डुओं को रथ के जरिए रवाना किया गया और उस रथ को रवाना करने से पहले मंत्रोच्चार किया गया। इसके बाद कई ब्राह्मणों ने मिलकर उस रथ के सामने शंखनाद किया और फिर उस रथ को रवाना किया गया जिसमें 51 किलो के 5 लड्डू रखे गए थे। उन लड्डुओं पर चांदी की परत भी चढ़ाई गई थी। महाप्रसाद से भरे उस रथ को बीजेपी नेता शिवानंद राय के नेतृत्व में रवाना किया गया। साथियों, इस शुभ अवसर को देख पा रहा हूं और इस क्षण को, इससे बढ़िया क्षण हमारे जीवन में कुछ नहीं हो सकता। 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा समारोह में रामलला को भोग लगाया जाएगा तब इन 5 लड्डुओं को भी रखा जाएगा और इसी खुशी में काशी के राम भक्तों ने बड़े उत्साह के साथ इस रथ को रवाना किया। बताया गया कि इन 5 लड्डुओं का वजन कुल 255 किलो है। इधर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले अयोध्या में रामलीला की धूम मच गई। खास बात यह कि इस रामलीला में बड़े बड़े फिल्मी कलाकार हिस्सा ले रहे हैं। वैसे तो रामलीला हर साल दिवाली के समय होती है, लेकिन इस बार ये रामलीला अलग और बेहद खास है क्योंकि इस बार रामलीला का मंचन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की खुशी में किया जा रहा है। इसमें कई फिल्मी कलाकार रामायण के अलग अलग किरदारों को निभा रहे हैं। एक्टर रजा मुराद राजा दशरथ की भूमिका में दिखे। रामलीला का मंचन किया जा रहा है और इसे देखने के लिए कड़ाके की ठंड में भी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। लग रहा है साक्षात राम जी यहाँ पर सब हो रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। इस रामलीला में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और रवि किशन समेत कई दूसरे बड़े कलाकार भी हिस्सा ले रहे हैं। उधर राम मंदिर ट्रस्ट ने सभी मेहमानों को अयोध्या आने के लिए खास निर्देश दिए। अयोध्या में राम मंदिर समारोह में शामिल होने के लिए निमंत्रण पत्र के साथ दिए गए QR कोड को मिलाने के बाद ही एंट्री दी जाएगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से ये जानकारी दी गई। ट्रस्ट ने साफ कर दिया कि सिर्फ निमंत्रण पत्र से एंट्री नहीं मिलेगी। राजस्थान के उदयपुर के रहने वाले वकार हुसैन ने क्रिस्टल शीशे से बेहद खूबसूरत राम की चरण पादुकाएं बनाई। उन्होंने सीता और लक्ष्मण की भी चरण पादुकाएं बनाई। वकार हुसैन ने इन पादुकाओं को अयोध्या के राम मंदिर में देने की इच्छा जताई। और ये चरण को अगर अयोध्या पहुंचेंगे तो मैं ऐसा मानूंगा कि मैं स्वयं वहां पहुंच गया। झारखंड के सिमडेगा के रहने वाले नागपुरी लोक गायक और पद्मश्री मुकुंद नायक को राम मंदिर समारोह का निमंत्रण पत्र दिया गया। निमंत्रण मिलने पर उन्होंने राम मंदिर ट्रस्ट और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। ये निमंत्रण सिर्फ मेरा नहीं है, झारखंड के तमाम कलाकारों का है। मध्य प्रदेश के रतलाम के एसडीएम अनिल भाना के एक बयान पर विवाद छिड़ गया। उन्होंने 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर लोगों से जमकर पटाखे फोड़ने की अपील की। यही नहीं, उन्होंने इस बात की भी जानकारी दी कि 250 पटाखों की दुकानों को लाइसेंस दिया गया। कोई पोल्यूशन नहीं होता, जी भर के पटाखे फोड़िए। इस बीच अयोध्या के रेलवे स्टेशन पर लगाई गई गिलहरी की एक मूर्ति ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। अयोध्या स्टेशन पर लगी ये मूर्ति 2.5 टन की है और इसे कर्नाटक के हुबली के मूर्तिकार सनत पाटिल ने 30 दिन के अंदर तैयार किया। और फिर जैसे ही इसे अयोध्या स्टेशन पर लगाया गया, लोग इसकी तस्वीरें खींचने लगे। माना जाता है कि जब भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए समुद्र पर सेतु बनाया था तो छोटी छोटी गिलहरियों ने उनकी मदद की थी और उन्हीं गिलहरियों के समर्पण को दिखाने के लिए ये 2.5 टन की मूर्ति अयोध्या के रेलवे स्टेशन पर लगाई गई। यहाँ पर आकर्षण का केंद्र राम जी की प्यारी गिलहरी बन गई है और यहाँ पर लोग फोटो भी लेने के लिए पहुंच रहे हैं इस गिलहरी की प्रतिमा के साथ। इस मूर्ति के लगते ही लोग अचरज से उसे निहारने लगे क्योंकि किसी को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि पूरी तरह से राममयी होती अयोध्या में राम की प्यारी गिलहरी को भी इतनी बड़ी जगह दी जाएगी।
यही वजह रही कि इस मूर्ति के आगे स्टेशन पर आए लोगों ने तो तस्वीरें खिंचवाई ही, वहां मौजूद पुलिस वालों ने भी ये मौका अपने हाथ से जाने नहीं दिया। इस मूर्ति के साथ ही ये संदेश भी लिखा गया कि बड़े से बड़े काम में भी छोटे से छोटे योगदान का अपना महत्व होता है। वहीं अयोध्या में उस वक्त एक नया रिकॉर्ड बन गया जब दुनिया का सबसे बड़ा दीपक प्रज्वलित कर दिया गया। इस दीपक का नाम दशरथ रखा गया और इसे बनाने वाले श्रद्धालुओं ने इस दीपक के प्रज्वलित होते ही राम नाम के जयकारे लगाने शुरू कर दिए। दशरथ नाम वाले इस दीपक को राम ज्योति भी कहा जा रहा है, क्योंकि संतों का एक समूह इस दीपक के जगमग होते ही प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम की शुरुआत मान रहा है। इस एक दीपक को जलाने के लिए 125 किलो रुई का इस्तेमाल किया गया। इतना ही नहीं, 10,000 लीटर तेल का इस्तेमाल इसे प्रज्वलित करने के लिए किया गया। खास तौर पर इस दीपक को जलाने के लिए नेपाल के जानकी मंदिर से 108 टन तेल भेजा गया था। खास तौर पर तपस्वी छावनी के संत इस दीपक को प्रज्वलित करने में लगे हुए थे। उधर यूपी के अलीगढ़ से राम मंदिर के लिए 400 किलो का एक ताला भेजा गया। अलीगढ़ में तैयार किया गया दुनिया का सबसे बड़ा ताला 22 जनवरी को रामलला के चरणों में चढ़ाया जाएगा। और ये ताला इतना बड़ा था कि इसे उठाने के लिए क्रेन बुलानी पड़ी। उस क्रेन की मदद से इस ताले को एक ट्रक में चढ़ाया गया और फिर अयोध्या के लिए रवाना कर दिया गया। इस ताले को देखने के लिए वहां लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। बताया गया कि 400 किलो के इस ताले की चाबी ही 30 किलो की है। इस ताले को बनाने में 65 किलो पीतल लगा, वहीं इसको बनाने में कुल 6 महीने लग गए। महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती इस ताले को 22 जनवरी को राम मंदिर को भेंट करेंगे। इस ताले को ताला कारीगर सत्यप्रकाश शर्मा और उनकी पत्नी रुक्मिणी शर्मा ने तैयार किया है। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने असम के तेजपुर के महाभैरव मंदिर में सफाई की। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने नासिक के कालाराम मंदिर में झाड़ू लगाकर यह अपील की थी कि लोग अपने आसपास के मंदिरों और तीर्थ स्थलों पर सफाई अभियान चलाएं। और इसी कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह ने असम के तेजपुर के महाभैरव मंदिर में सफाई की। वहां वो मंदिर के बरामदे को पानी से धोते नजर आए। इस दौरान वो स्टील की एक बाल्टी से पानी लेकर पूरे मंदिर को धोते दिखे। उन्होंने उस बरामदे में घूम घूम कर चारों तरफ पानी डाला और फिर उसे वाइपर की मदद से साफ किया। इस दौरान उन्होंने किसी और की मदद भी नहीं ली और फिर वो तभी रुके जब उन्होंने उस पूरे बरामदे को अच्छी तरह से साफ कर दिया। इसके बाद उन्होंने वहीं खड़े होकर मंदिर में मौजूद भगवान को प्रणाम किया। इस मुहिम की शुरुआत प्रधानमंत्री ने नासिक के कालाराम मंदिर में सफाई करके की थी और उनके बाद बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने अलग अलग मंदिरों में सफाई अभियान चलाया। और गृह मंत्री की तरह ही केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी दिल्ली के श्री गोपाल मंदिर में सफाई की। वो प्रधानमंत्री की अपील के बाद मंदिरों में स्वच्छता अभियान का हिस्सा बने। वो दिल्ली के खान मार्केट में बने श्री गोपाल मंदिर पहुंचे और दिल्ली के इस मंदिर की सफाई की। दिल्ली के श्री गोपाल मंदिर में पूजा करने से पहले उन्होंने भगवान के कपाट साफ किए और एक कपड़े से उसे पोंछा। पोंछने के बाद पीयूष गोयल ने देखा कि कपाट साफ हुआ या नहीं। फिर उन्होंने एक कपड़े से भगवान की प्रतिमा के आसपास का फर्श पोंछा। इसके बाद पीयूष गोयल लाइन में लग गए और भगवान की आरती में शामिल हुए। पीयूष गोयल ने श्री गोपाल मंदिर के परिसर में झाड़ू भी लगाया। भगवान की प्रतिमा के आसपास पोछा लगाने से पहले उन्होंने मंदिर के बाकी हिस्से को झाड़ू से साफ किया। पीएम मोदी की अपील के बाद कैसे जो केंद्रीय मंत्री हैं अलग अलग वो तमाम मंदिरों में आकर इस तरीके के अपने स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। तीर्थ स्थलों को साफ सुथरा करने का अभियान प्राण प्रतिष्ठा समारोह से 11 दिन पहले शुरू हुआ था, यानी उस दिन जिस दिन से पीएम ने 11 दिन का कठिन अनुष्ठान शुरू किया था। और जैसे जैसे 22 जनवरी की तारीख नजदीक आती गई, देश के अलग अलग हिस्सों के मंदिर इस अभियान का हिस्सा बनते गए। इस दौरान केंद्रीय मंत्रियों ने खुद कई मंदिरों को अपने हाथों से चमकाया। इधर राम मंदिर ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी अयोध्या की तस्वीर बदलने वाली है। राम मंदिर के साथ ही अयोध्या को संवारने की जिम्मेदारी मशहूर आर्किटेक्ट दीक्षु कुकरेजा को सौंपी गई। वो इससे पहले दिल्ली में मौजूद यशोभूमि और भारत मंडपम जैसे विशालकाय कन्वेंशन सेंटर बना चुके हैं। भारत मंडपम वो इमारत है जहां G20 देशों की बैठक हुई। और इस बार उन्होंने रामायण में बताई गई अयोध्या की तर्ज पर शहर को नया रंग रूप दिया। हालांकि ये काम अभी पूरा नहीं हुआ है। इस मेगा प्रोजेक्ट के तहत अयोध्या के इतिहास को संजोते हुए उसे आधुनिक बनाने की तैयारी भी की जा चुकी है। और ये काम पूरा हो जाने के बाद अयोध्या कैसी दिखेगी, इसकी एक झलक एनिमेटेड वीडियो के जरिए दिखाई गई। अयोध्या को संवारने वाले दीक्षु कुकरेजा के मुताबिक सबसे पहले सरयू नदी के घाटों का विकास किया जाएगा।
फिर अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं के रुकने के लिए जगह बनाई जाएगी। इसके अलावा वहां एक बहुत बड़ा म्यूजियम भी बनेगा जहां भगवान राम से जुड़ी चीजों को रखा जाएगा। इसको कैसे राम राज की राम नगरी बनाया जाए, विच इज ऑल अबाउट सेलिब्रेशन ऑफ द कॉमन मैन, कि यहाँ पे कोई हम यहाँ शीशे की बिल्डिंग नहीं लाना चाहते। अयोध्या के कायाकल्प का काम दीक्षु कुकरेजा को 2021 में सौंपा गया था और 2024 के जनवरी में ही उन्होंने अयोध्या की आधी से ज्यादा तस्वीर बदल दी। बताया गया कि अगले चरण में अयोध्या शहर के बाहर एक बड़ा सा द्वार भी बनाया जाएगा और फिर राम मंदिर तक जाने वाले तमाम रास्तों को रामायण में बताई गई अयोध्या की तरह ही तैयार किया जाएगा। उधर बिहार के मधुबनी में बने राम मंदिर में भी 22 जनवरी को ही प्राण प्रतिष्ठा होगी। बताया गया कि जिस दिन अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का काम शुरू हुआ था, उसी दिन इस मंदिर की भी नींव रखी गई थी। और अयोध्या में राम मंदिर की तरह मधुबनी में भी 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इसके लिए राम मंदिर को रंग बिरंगे फूलों और लाइटों से सजा दिया गया। उनके साथ हमारे रामलला भी एक ही साथ गर्भगृह में प्रवेश करेंगे। वहां प्रवेश द्वार में फूलों से जय श्री राम लिखा गया। इसके साथ ही मंदिर के शिखर पर भगवा झंडे लहराते नजर आए और मंदिर परिसर को भी भगवा रंग के कपड़ों से सजाया गया। वहां प्राण प्रतिष्ठा से पहले महिलाओं ने सिर पर कलश रखकर यात्रा निकाली। मधुबनी में 14 जनवरी से ही विशेष पूजा करवाई जा रही है और रामलला की भक्ति में डूबे लोग राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी में जुट गए। और सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि राम धुन की गूंज पूरी दुनिया में हो रही है। ऐसी ही एक तस्वीर ब्रिटेन की संसद से भी सामने आई। राम भजन की धुन पर वहां के सांसद भी झूमने को मजबूर हो गए। मतलब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या से निकल रही राम नाम की धुन 7 समंदर पार लंदन तक पहुंच गई। और जैसे ही वहां की संसद में राम भजन गाया गया, वहां का माहौल राममय हो गया। मतलब देश हो या विदेश, हर जगह राम भक्तों में एक अलग तरह की खुशी दिखाई दे रही है। 17 जनवरी को ब्रिटेन के संसद परिसर में एक सनातन संस्था की तरफ से युग पुरुष नाम के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें लंदन में रेडियो जॉकी के तौर पर काम करने वाली बिहार की चंदा झा ने राम गीत गाया, जिस पर वहां मौजूद लोग झूमने को मजबूर हो गए। उधर महाराष्ट्र में 22 जनवरी के दिन सभी सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने 22 जनवरी के दिन सार्वजनिक छुट्टी का ऐलान कर दिया। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को देखते हुए एकनाथ शिंदे सरकार ने इसकी घोषणा की। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को देखते हुए झांसी को भी अयोध्या की तरह सजाया गया। इसके साथ ही वहां राम धुन यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में एक रथ पर अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के मॉडल को शहर में घुमाया गया। जो राम धुन यात्रा निकाली गई वो वास्तव में ऐतिहासिक यात्रा रही। अयोध्या में राम मंदिर के सभी दरवाजों को कोलकाता से लाए गए फूलों से सजाने की तैयारी है। इसके लिए कोलकाता से कुमुदनी, रजनीगंधा, मोगरा और कार्नेशन स्टार के करीब 13 टन फूल मंगाए गए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार शाम को रामलीला का आयोजन करेगी। इस रामलीला का आयोजन रविवार और फिर सोमवार को भी किया जाएगा। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज के मुताबिक उन्होंने भारत मंडपम में 22 जनवरी को इसके आयोजन की मंजूरी मांगी थी, लेकिन आरोप है कि उन्हें जानबूझकर इसकी अनुमति नहीं दी गई। कोई आधार नहीं था। अंत में उन्होंने बोला कि हमें मेंटेनेंस करनी है। इधर महाराष्ट्र के सोलापुर में पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को घर देने के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक हो गए। प्रधानमंत्री ने पीएम आवास योजना के तहत बनाए गए करीब 1 लाख घरों की चाबी लोगों को सौंपी और फिर भाषण के दौरान अपने बचपन के दिनों को याद कर उनकी आंखें छलक उठी। जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी का गला भर आया। उनका गला इतना रूंग गया कि उन्हें अपना भाषण बीच में ही रोकना पड़ा। मुझे भी लगा कि काश मुझे भी बचपन में ऐसे घर में रहने का मौका मिला। थोड़ी देर चुप रहने के बाद प्रधानमंत्री ने फिर से अपना भाषण शुरू किया, लेकिन उनके गले से रूंगी हुई आवाज निकली। ये चीजें देखता हूं, मन को इतना संतोष होता है। प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र के सोलापुर में 1 लाख लाभार्थियों को पीएम आवास योजना के तहत बनाए घरों की चाबी सौंपी। और इसके अलावा उन्होंने वहां करीब 2000 करोड़ की 8 अमृत परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इस मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे।
और उसी दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या में 22 जनवरी को होने जा रहे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का जिक्र किया। लेकिन जैसे ही उन्होंने 22 जनवरी की तारीख बोली, रैली में मौजूद लोग अचानक मोदी मोदी के नारे लगाने लगे। इसके बाद वो चुप हो गए और हंसने लगे। 22 जनवरी को थोड़ी देर बाद उन्होंने अपना भाषण शुरू किया और 22 जनवरी को होने वाले कार्यक्रम को ऐतिहासिक बताया। इस दौरान उन्होंने अपने 11 दिनों के अनुष्ठान का भी जिक्र किया। कुछ संतों के मार्गदर्शन में मैं अपने यम नियमों में व्यस्त हूं और उसका मैं बड़ी कठोरता से पालन भी करता हूं। बाद में प्रधानमंत्री ने पीएम आवास योजना के लाभार्थियों से प्राण प्रतिष्ठा के दिन अपने अपने घरों में राम ज्योति जलाने की अपील की। इस बीच बेंगलुरु में एक कार्यक्रम के दौरान मोदी मोदी के नारे लगने पर प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की चुटकी ली। प्रधानमंत्री मोदी वहां बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर के नए परिसर का उद्घाटन करने पहुंचे। और जब उन्होंने भाषण के दौरान देश में स्थिर सरकार का जिक्र किया तो वहां मौजूद लोग मोदी मोदी के नारे लगाने लगे। इस पर प्रधानमंत्री ने वहां बैठे मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की तरफ मुड़कर उनसे मजाक किया। मुख्यमंत्री जी, ऐसा होता रहता है। प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु में बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर के नए परिसर का उद्घाटन किया। समारोह में राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया भी मौजूद रहे। इसके बाद प्रधानमंत्री ने जैसे ही देश की मजबूत सरकार और मेक इन इंडिया की बात की तो वहां बैठे लोग नारे लगाने लगे। इसे देखकर वो चुप हो गए। भारत में स्टेबल सरकार है। भारत में मेक इन इंडिया। मुख्यमंत्री जी, ऐसा होता रहता है। इतना कहते ही प्रधानमंत्री मुस्कुराने लगे, जबकि सिद्धरमैया अपने सिर पर हाथ रखते नजर आए। हालांकि बाद में पीएम ने अपना भाषण जारी रखा। उधर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और आरएलडी में सीट बंटवारा हो गया। लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी के बीच समझौता हो गया। सूत्रों के हवाले से खबर है कि समाजवादी पार्टी आरएलडी को 7 सीटें देने के लिए तैयार है। आरएलडी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में 3 सीटों पर चुनाव लड़ा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के सोलापुर में अमृत 2.0 योजना का उद्घाटन किया। इस योजना के जरिए सभी घरों में नल से जल की आपूर्ति की जाएगी। इन हजारों परिवारों के सपने जब साकार होते हैं तो उनके आशीर्वाद मेरी सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। तमिलनाडु के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई में रोड शो किया। इस दौरान कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। इस रोड शो में लोगों की भारी भीड़ देखी गई। इधर न्यूज 18 से बातचीत में खुद को गैंगस्टर गोल्डी बराड़ बताने वाले शख्स ने दावा किया कि उसके इशारे पर ही गोगामेडी हत्याकांड को अंजाम दिया गया। 5 दिसंबर को जयपुर में राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या कर दी गई थी। और दिन दहाड़े हुई इस वारदात के बाद पूरे राजस्थान में सनसनी फैल गई थी। इस हत्याकांड के करीब 1.5 महीने बाद विदेश में छिपे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के करीबी गोल्डी बराड़ से न्यूज 18 की टीम ने बातचीत की। इस बातचीत में खुद को गोल्डी बराड़ बताने वाले उस शख्स ने सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या करवाने का दावा किया। गोल्डी, ये जो अभी हाल में एक बड़ा हत्याकांड हुआ है राजस्थान में सुखदेव सिंह गोगामेडी का, ये आपने कराया है? आपने, रोहित गोदारा ने? हाँ जी सर, बिल्कुल जी, ये हमने कराया है जी, हमारे भाईचारे ने कराया है। ये रोहित गोदारा भाई साहब देख रहे थे सारा इसमें। उसने आरोप लगाया कि गोगामेडी ने राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना लोगों की प्रॉपर्टी जब्त करने के लिए बनाई थी। उसने ये भी आरोप लगाया कि गोगामेडी ने कई लोगों की जमीनें हड़प रखी थी। और तो और खुद को गोल्डी बराड़ बताने वाले उस शख्स ने एक्टर सलमान खान को एक बार फिर जान से मारने की धमकी दी। उसने दावा किया कि काले हिरण को मारने की वजह से बिश्नोई समाज उनसे नाराज है और इसी वजह से वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर है। न्यूज 18 से फोन पर हुई बातचीत में खुद को गोल्डी बराड़ बताने वाले उस शख्स ने यह भी बताया कि लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को मारने की कसम खा रखी है। सलमान खान क्यों नए डॉन देश के लॉरेंस बिश्नोई आप लोगों के निशाने पे है लगातार? उसके साथ जो हमारी रंजिश है वो तो हम बता ही चुके हैं जी। वो जो शिकार वाले मामले करके सर बिश्नोई समाज उसके खिलाफ है जी। भाई साहब ने इस चीज का कर रखा है जी प्रण कि इसको मारना है। कनाडा में पंजाबी गायक गिप्पी ग्रेवाल के घर पर हुई फायरिंग करवाने की बात भी उसने कबूल की। उसका दावा है कि गिप्पी ग्रेवाल सलमान खान का साथी है और उसे वार्निंग देने के लिए उसके घर पर गोलियां चलवाई गईं। यही नहीं, बातचीत में उसने ये भी दावा किया कि लॉरेंस गैंग का आतंकी दाऊद इब्राहिम से कोई लेना देना नहीं।
इधर दिल्ली के नजदीक उत्तर प्रदेश के नोएडा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने सूरज मान नाम के आदमी की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक सूरज प्रवेश मान नाम के गैंगस्टर का भाई है और उसे नोएडा के सेक्टर 104 में बीच सड़क पर गोली मार दी गई। इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई। पुलिस के मुताबिक हत्याकांड को तब अंजाम दिया गया जब सूरज मान एक जिम से निकलकर अपनी कार में बैठ रहा था। अपनी गाड़ी के अंदर जैसे ही बैठा, कुछ लोगों के द्वारा जो है इस पर फायरिंग की गई। दावा किया गया कि सूरज को बाइक पर सवार 2 बदमाशों ने एक के बाद एक 5 गोलियां मारी। पुलिस सूत्रों का दावा है कि इस हत्याकांड को लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने अंजाम दिया, क्योंकि सूरज प्रवेश मान नाम के गैंगस्टर का भाई है और उस पर आपसी विवाद में 2 लोगों की हत्या का आरोप है। शक ये जताया जा रहा है कि प्रवेश से बदला लेने के लिए सूरज का मर्डर कर दिया गया। उधर असम में राहुल गांधी की यात्रा पर विवाद हो गया। असम के जोरहट में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के खिलाफ केस दर्ज किया गया। पुलिस के मुताबिक तय रूट पर यात्रा न निकालने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन कांग्रेस ने नियम तोड़ने के आरोप को खारिज कर दिया। कोई नहीं रोक सकता। आप लोग रूल क्यों तोड़ रहे हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। रूल नहीं तोड़ा गया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा छठे दिन असम के जोरहाट से गुजरी। इस दौरान राहुल गांधी ने वहां निमती घाट से माजुली तक ब्रह्मपुत्र नदी में नाव पर यात्रा की। उत्तराखंड के चमोली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 670 करोड़ की लागत से बनी 35 परियोजनाओं का लोकार्पण किया। सेना के लिए सीमाओं पर सड़क बनाने वाले संगठन बीआरओ के इन प्रोजेक्ट में 28 पुल और 6 सड़कें शामिल हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। उधर बिहार के गया में जमीन के विवाद में सरेआम हुई गोलीबारी से दहशत मच गई। वहां 2 पक्षों के बीच पहले जमकर कहासुनी हुई, लेकिन कुछ ही देर में बात इतनी बढ़ गई कि लोग एक दूसरे पर पत्थर बरसाने लगे और इसके बाद तो वहां उन लोगों ने गोलियों की बौछार कर दी। तस्वीरों में 15 से ज्यादा लोग सड़क पर भागते नजर आए और उनमें 10 लोगों के हाथों में बंदूक दिखाई दी, जो एक एक कर वहां ताबड़तोड़ फायरिंग करते रहे। ऐसा लगा मानो वो दूसरे पक्ष के लोगों की जान लेकर ही दम लेंगे, क्योंकि वहां 1-2 नहीं बल्कि उनमें कई लोग रुक रुक कर गोलियां बरसाते दिखे। जिनके हाथ में बंदूक नहीं थी वो सड़क के किनारे रखे ईंट और पत्थर उठाकर दूसरे पक्ष पर हमला करते नजर आए। इस दौरान वहां नीली जैकेट पहने एक आदमी ने तो बिल्कुल फिल्मी अंदाज में गोलियां चलाईं। और दिन दहाड़े बीच सड़क पर हुई उस गोलीबारी से पूरा इलाका थर्रा उठा। उन दोनों पक्षों के बीच ये बवाल काफी देर तक चलता रहा, क्योंकि गोली चलाने वाले लोगों पर दूसरे पक्षों के लोगों ने भी हमले तेज कर दिए और उन्हें सड़क से खदेड़ना शुरू कर दिया। ताबड़तोड़ फायरिंग का जवाब देने के लिए दूसरे पक्ष के लोगों ने पत्थरों की बरसात कर दी। वीडियो में दूसरी तरफ से ईंट और पत्थर लेकर कुछ लोग दौड़ते हुए नजर आए और दूसरे पक्ष के लोगों को पास आते देख वो 15 लोग वहां से भागने लगे। उन 15 लोगों के मुकाबले दूसरे पक्ष में लोग काफी कम थे, फिर भी वो उन्हें वहां से खदेड़ने में कामयाब हो गए। बताया गया कि दोनों पक्षों में लंबे वक्त से जमीन विवाद की वजह से केस चल रहा है, लेकिन इसी बीच उस जमीन पर एक पक्ष ने मकान बनाना शुरू कर दिया और इसी वजह से ही झड़प हो गई। इस बीच गया में ही एक पूर्व सांसद ने जैसे ही राम मंदिर पर सवाल उठाया वैसे ही मंच गिर गया। वहां स्वतंत्रता सेनानी अब्दुल कयूम अंसारी की पुण्यतिथि पर एक सभा का आयोजन किया गया था और इस सभा में पूर्व सांसद अली अनवर अंसारी भाषण दे रहे थे। लेकिन राम मंदिर पर सवाल करते ही वो मंच धड़ाम से गिर गया और वहां बैठे लोग भी नीचे गिर गए। तस्वीरों में कुछ सेकंड पहले तक पूर्व सांसद अली अनवर अंसारी बड़े ही आराम से भाषण देते नजर आए और उस मंच में उनके अलावा 14 से ज्यादा लोग बैठे दिखाई दिए। तभी उन्होंने राम मंदिर के मामले में केंद्र सरकार पर सवाल उठाना शुरू कर दिया और इसके तुरंत बाद ही वो मंच गिर गया। तो सरकार की ऐसी इसके बाद वहां टेबल लगाकर सभा को फिर शुरू किया गया। बताया गया कि उस मंच के टूटने की वजह से पूर्व सांसद अली अनवर अंसारी के पैर में चोट आई। इधर कार्रवाई से पहले ही महुआ मोइत्रा अपने बंगले से निकल गई। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने सरकारी बंगला खाली कर दिया। संसद में पैसे लेकर सवाल पूछने के आरोप लगने के बाद पिछले साल उनसे संसद की सदस्यता छीन ली गई थी। इसके बाद कई बार उन्हें बंगला खाली करने के लिए नोटिस भेजा गया था। इस मुद्दे पर महुआ मोइत्रा को एक दिन पहले दिल्ली हाईकोर्ट से भी झटका लगा। कोर्ट ने बंगले को खाली करने के आदेश के खिलाफ उनकी याचिका खारिज कर दी। लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे पर जारी सियासी हलचल के बीच पटना में लालू प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। सीएम आवास में करीब 1 घंटे तक चली इस बैठक में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। बाद में तेजस्वी यादव ने विपक्षी गठबंधन में सीटों के मुद्दे पर खींचतान के आरोपों को खारिज कर दिया। नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोग जो है काम कर रहे हैं।
नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में ईडी ने लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को समन्स भेजे। खबर है कि लालू यादव और तेजस्वी यादव को दिल्ली में ईडी के दफ्तर में सुबह पेश होने के लिए कहा गया। उधर मध्य प्रदेश के श्योपुर में दिग्विजय सिंह के बेटे और कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह के सामने ही कांग्रेस के कुछ नेता उलझ पड़े। वहां के मंडल अध्यक्ष चीनी कुरैशी ने यह आरोप लगाया कि श्योपुर के जिला अध्यक्ष ने चुनाव के वक्त कांग्रेस के बजाय बीजेपी के प्रत्याशियों के लिए वोट जुटाने का काम किया। लेकिन जैसे ही उन्होंने जयवर्धन सिंह से यह शिकायत की, जिला अध्यक्ष अतुल सिंह चौहान के समर्थक भड़क गए और उन्होंने श्योपुर के प्रभारी जयवर्धन सिंह के सामने ही मंडल अध्यक्ष और उनके समर्थकों को निशाने पर ले लिया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं के दोनों गुट इतने करीब आ चुके थे कि लगा कहीं मारपीट न हो जाए, क्योंकि दोनों तरफ के लोग एक दूसरे को झूठा बताने पर तुले हुए थे। हालांकि जयवर्धन सिंह ने इस बहस को खत्म करना चाहा और वो बगैर जवाब दिए आगे बढ़ गए, लेकिन वो लोग फिर भी नहीं रुके और उनके पीछे पीछे चलते हुए लगातार अपनी बात दोहराते रहे। और जब बहस ज्यादा बढ़ी तो जिला अध्यक्ष अतुल सिंह चौहान के समर्थकों ने आरोप लगाने वाले कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर ही हमला बोल दिया। ये नकली कांग्रेसी हैं जो लोग आरोप लगा रहे हैं। हालांकि जयवर्धन सिंह ने बीच सड़क पर छिड़े इस संग्राम को ज्यादा तवज्जो नहीं दी और वो अपनी कार में बैठकर वहां से निकल गए। लेकिन कांग्रेस के वो दोनों गुट वहीं जमे रहे। जयवर्धन सिंह के जाने के बाद तो वहां हंगामा और बढ़ गया। दोनों नेताओं के समर्थक एक दूसरे पर बुरी तरह चिल्लाने लगे और बीच सड़क पर एक दूसरे पर आरोप मढ़ने लगे। जिला अध्यक्ष चौहान के समर्थकों ने तो दूसरे गुट के कार्यकर्ताओं को खुला चैलेंज भी दे दिया। एक आदमी सीना ठोकता देता है कि हमसे कहिए जिला अध्यक्ष ने कि बीजेपी को वोट दो। इस दौरान उन लोगों ने आरोप लगाया कि जिन लोगों ने जयवर्धन सिंह से शिकायत की, उन्हीं ने श्योपुर में कांग्रेस को हरवाने की साजिश रची थी। पिताजी के बगल में खाना खाने वाले और उनका खुद विरोध करा है। श्योपुर के मंडल अध्यक्ष चीनी कुरैशी के मुताबिक जिला अध्यक्ष चौहान ने विधानसभा चुनाव के वक्त कांग्रेस के बजाय बीजेपी के लिए प्रचार किया। हालांकि उन्हें जिन 2 सीटों की जिम्मेदारी मिली थी, वहां कांग्रेस की ही जीत हुई। उधर पाकिस्तान से जंग जैसे हालात के बीच ईरान ने एक बड़ा सैन्य अभ्यास कर अपनी ताकत दिखाई। ईरान ने बलूचिस्तान पर हमला किया तो एक रोज पहले ही पाकिस्तान ने उसके सिस्तान प्रांत में बम बरसाकर बदला लिया था। और इसी बात से भड़के ईरान ने सैन्य अभ्यास के जरिए पाकिस्तान को बड़ी चेतावनी देने की कोशिश की। ईरान की फौज ने इस ड्रिल में मिसाइलों की ताकत के साथ साथ अपने ड्रोन का दम भी दिखाया। इस सैन्य अभ्यास का एक वीडियो भी जारी किया गया। उसमें ईरान की सेना एक के बाद एक कई मिसाइलें बरसाती नजर आई। इसके साथ ही ईरान ने एक तेज रफ्तार गाड़ी की मदद से ड्रोन भी उड़ाया। ईरान की सेना के कई अधिकारी और कर्मचारी एक जगह पर बैठकर इस पूरी ड्रिल पर नजर बनाए रहे। ईरान ने यह ड्रिल ऐसे वक्त में की जब एक रोज पहले ही पाकिस्तान की वायुसेना ने ईरान के सिस्तान प्रांत में घुसकर आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, क्योंकि उससे पहले ईरान ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मिसाइलें बरसाई थी और इसी वजह से दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है। इधर बिल्कीस बानो केस के दोषियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। बिल्कीस बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों को सरेंडर करने के लिए और मोहलत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने दोषियों की याचिका खारिज करते हुए साफ कर दिया कि उन्हें तय समय यानी 21 जनवरी तक सरेंडर करना ही होगा। इससे पहले इस मामले के 11 में 10 दोषियों ने सरेंडर करने के लिए कोर्ट से 4 से 6 हफ्तों की मांग की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर अनुसूचित जाति वर्ग के हितों की रक्षा के लिए एक कमेटी का गठन किया गया। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में बनी इस कमेटी की पहली बैठक 23 जनवरी को होगी। गृह मंत्री अमित शाह सुबह सशस्त्र सीमा बल की 60वीं वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये कार्यक्रम असम के तेजपुर में होगा। इससे पहले उन्होंने मेघालय की राजधानी शिलोंग में वॉर मेमोरियल पर जाकर शहीदों को पुष्पांजलि दी। उधर रूस के ब्रयांस्क प्रांत में उस वक्त तबाही मच गई जब मार गिराए जाने के बाद यूक्रेन के एक ड्रोन का मलबा उस इलाके में मौजूद एक तेल डिपो से टकरा गया। इसके बाद तो वहां भयानक आग लग गई, क्योंकि तेल डिपो में लगी आग से उठने वाली लपटों को देखकर लोग सहम गए। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक तस्वीर में तेल डिपो से आग का बवंडर उठता नजर आया। देखकर ऐसा लगा जैसे वहां कोई ज्वालामुखी फट गया। ये घटना तब हुई जब रूसी सेना ने ब्रयांस्क प्रांत के ऊपर मंडरा रहे यूक्रेन के एक ड्रोन को ढेर कर दिया, लेकिन उस ड्रोन में लगे हथियार और उसका मलबा वहां मौजूद एक तेल डिपो से टकरा गए। इसी वजह से वो तेल डिपो आग के गोले में तब्दील हो गया। ड्रोन का मलबा टकराने के बाद वहां आग के गोले उठने लगे। हालांकि इस घटना के बाद फायर ब्रिगेड की कई टीमें डिपो में लगी आग बुझाने में जुट गईं, लेकिन आग की इन भयानक लपटों पर काबू पाना कोई आसान काम नहीं था।
इस बीच रूस और यूक्रेन में जारी जंग के बीच नेटो ने एक बड़े सैन्य अभ्यास का ऐलान कर दिया। दावा किया गया कि यह शीत युद्ध के बाद का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास होगा। शीत युद्ध वो दौर था जब दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ में जंग तो नहीं हो रही थी, लेकिन तनाव लंबे वक्त तक चरम पर था और अब नेटो ने उस तनाव के बाद की सबसे बड़ी ड्रिल करने का ऐलान कर दिया और इसकी शुरुआत अगले हफ्ते से होगी। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इस ड्रिल में अमेरिका समेत नेटो के सभी 31 सदस्य शामिल होंगे, जो रूस से बढ़ते खतरे से निपटने के लिए अपनी तैयारियों को धार देंगे। क्योंकि रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन की मदद करने वाले पोलैंड समेत कई नेटो सदस्य पुतिन के निशाने पर हैं। ऐसे में दावा किया गया कि रूस को अपनी ताकत दिखाने के लिए नेटो ने इस बड़े सैन्य अभ्यास का ऐलान कर दिया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इस ड्रिल में नेटो के 90,000 से ज्यादा सैनिक हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही करीब 50 युद्धपोत और 80 लड़ाकू विमान यहाँ अपनी ताकत दिखाएंगे और माना जा रहा है कि नेटो की इस ड्रिल का मकसद अपने सदस्यों को बड़ी जंग के लिए तैयार करना है, क्योंकि पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ये ड्रिल रूस के बेहद करीब आयोजित की जाएगी ताकि रूस का हमला होने पर नेटो के सदस्यों को तेजी से मदद पहुंचाई जा सके। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ये बड़ी ड्रिल नॉर्वे, पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, रोमानिया और जर्मनी में आयोजित की जाएगी, क्योंकि यूक्रेन की मदद करने की वजह से नेटो के इन्हीं सदस्यों पर रूस का सबसे ज्यादा खतरा है। रूस के पास ऐसे कई खतरनाक हथियार हैं जो कुछ ही सेकंड में इन देशों में तबाही मचा सकते हैं। दावा किया गया कि इसीलिए नेटो ने वहां शीत युद्ध के बाद का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास करने का ऐलान कर दिया। ये ड्रिल मई महीने तक चलेगी। उधर मुंबई में बीजेपी के कई लोगों ने उद्धव गुट की सदस्यता ले ली। मुंबई में हुए एक कार्यक्रम में बीजेपी और आरएसएस से जुड़े कई लोग उद्धव गुट में शामिल हो गए। इस दौरान महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी वहां मौजूद रहे। उन्होंने बीजेपी के साथ एकनाथ शिंदे गुट पर भी निशाना साधा। बालासाहेब ने और शिवसेना ने जिनको बचाया था वही शिवसेना को खत्म करना चाहते हैं। पंजाब के अमृतसर में भारत पाकिस्तान सीमा के नजदीक बीएसएफ ने आधा किलो ड्रग्स के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए एक आरोपी ने अपनी चप्पल में ड्रग्स छिपाकर रखे थे। इस दौरान बीएसएफ ने उनकी मोटरसाइकिलें भी जब्त कर ली। ओडिशा के गंजाम में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। वहां एक स्कूटर और मोटरसाइकिल की आमने सामने की टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक आदमी इस घटना में घायल हो गया। इधर देश भर में पिटबुल नस्ल के कुत्तों के हमला करने की खबरों के बीच दिल्ली के बुराड़ी से भी खौफ भर देने वाला एक मामला सामने आया। वहां 1.5 साल की एक बच्ची पर पिटबुल नस्ल के एक कुत्ते ने खौफनाक तरीके से हमला कर दिया और उसने उस बच्ची के पैर को अपने दांतों से जकड़ लिया। वीडियो में पहले वो कुत्ता अपने मालिक के साथ एक घर के गेट से बाहर निकलता नजर आया। तभी पीछे से आ रही उस बच्ची को उसने पलट कर देखा और देखते ही उस पर कूद गया। वो बच्ची अपने दादा की गोद में थी, लेकिन वो खींचकर उसे जमीन पर ले आया। इस बीच बच्ची के दादा ने उसे बचाने के लिए जी जान लगा दी और उसके मालिक ने भी उसे हटाने के लिए पूरी ताकत लगा दी, लेकिन उस पर इसका कोई असर नहीं पड़ा और वो खतरनाक तरीके से उस बच्ची के पैर को अपने दांतों से पकड़कर लटक गया। तभी आसपास के कुछ और लोग भी वहां पहुंचे और बड़ी संख्या में लोगों ने उस कुत्ते को घेर लिया। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद रणबीर, तो अयोध्या के राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित रामलला की प्रतिमा की पहली तस्वीर आ गई। रामलला की प्रतिमा की गर्भगृह में स्थापना हो चुकी है। 22 जनवरी को प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होगी। लेकिन इससे पहले रामलला की प्रतिमा के चेहरे की पहली तस्वीर आ गई। ये पहली बार है जब भक्तों के सामने रामलला की पूरी तस्वीर सामने आई। इस तस्वीर में न तो उनका चेहरा ढका है, न ही आंखों पर पट्टी है। ये मूर्ति भगवान राम के बाल स्वरूप की है, क्योंकि रामलला में लला का मतलब होता है बच्चा, और रामलला की ये मूर्ति भी भगवान के उसी बाल रूप की है। कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगीराज ने रामलला के चेहरे पर वही मासूमियत और भोलापन दिखाया, लेकिन राम के बाल स्वरूप में भी चेहरे पर तेज की कोई कमी नहीं थी। इससे पहले रामलला की पूरी तस्वीर किसी ने नहीं देखी थी, क्योंकि प्रतिमा को कड़ी सुरक्षा के बीच मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचाया गया। एक दिन पहले गर्भगृह में मूर्ति की स्थापना भी कर दी गई और रामलला की प्रतिमा को ढक दिया गया। और अब भक्तों को रामलला के इस रूप के दर्शन 23 जनवरी को होंगे। हालांकि इस तस्वीर के जरिए उन्हें रामलला के पूर्ण दर्शन हो गए। मंदिर में स्थापित रामलला की मूर्ति बहुत खास है।
इसकी जो तस्वीर आई उसमें प्रतिमा के बीच में रामलला धनुष बाण लेकर खड़े हैं और किनारे पर भगवान विष्णु के 9 अवतारों को दिखाया गया। कलयुग में अवतार लेने वाले कल्कि की भी झलक दिखाई गई। इसके अलावा प्रतिमा के ऊपरी हिस्से में ओम और स्वास्तिक के निशान भी बनाए गए और विष्णु के अस्त्र शंख, चक्र और गदा भी दिखाए गए। और मंदिर में इसी प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होगी। एक दिन पहले रामलला को आसन पर स्थापित करने के लिए करीब 4 घंटे की विशेष पूजा की गई थी। इसके बाद मूर्ति के चेहरे को ढक दिया गया था और रामलला के पूर्ण स्वरूप के दर्शन से पहले वही तस्वीर सामने आई। इस तस्वीर में रामलला का चेहरा और हाथ पीले वस्त्र यानी पीतांबर से ढका हुआ है और शरीर पर श्वेत यानी सफेद रंग के वस्त्र लिपटे हुए हैं। ये मंदिर में स्थापित होने के बाद की तस्वीर है। लेकिन कुछ ही घंटे बाद ऐसी तस्वीर आई जिसमें रामलला का चेहरा दिखा। करीब 200 किलो की राम की यह प्रतिमा 51 इंच ऊंची है। इसे काले रंग के 600 साल पुराने शालिग्राम पत्थर से बनाया गया है और इस प्रतिमा की 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी, क्योंकि हिंदू धर्म में प्राण प्रतिष्ठा से पहले किसी भी मूर्ति को पूजा के योग्य नहीं माना जाता और इसे निर्जीव समझा जाता है। इसीलिए मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है। प्राण शब्द का अर्थ है जीवन शक्ति और प्रतिष्ठा का अर्थ है स्थापना, यानी प्राण प्रतिष्ठा का मतलब हुआ जीवन शक्ति की स्थापना करना या मूर्ति में जीवन लाना। और इसीलिए 22 जनवरी को रामलला के इस सुंदर बाल स्वरूप वाली मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी और फिर लोग इस मूर्ति की पूजा कर पाएंगे। इस बीच रामलला की मूर्ति की एक और तस्वीर सामने आई जिसमें रामलला की प्रतिमा का श्रृंगार भी किया गया और उनके हाथों में स्वर्ण धनुष भी रखा गया। ये तस्वीर उस वक्त की बताई जा रही है जब वर्कशॉप में रखी उनकी मूर्ति को पोशाक पहनाकर देखी जा रही थी और उस वक्त उनकी आंखों पर पीले रंग की पट्टी बांधी गई थी। रामलला की प्रतिमा को केवल पोशाक ही नहीं बल्कि रत्न जड़ित मुकुट और आभूषण भी पहनाकर देखे गए। माना जा रहा है कि ये वही आभूषण हैं जो प्राण प्रतिष्ठा के बाद 22 जनवरी को उन्हें पहनाए जाएंगे। रामलला की इस प्रतिमा को मूर्तिकार अरुण योगीराज ने इसी वर्कशॉप में रहकर तैयार किया। उनकी कारीगरी ने तो मूर्ति को भव्य बनाया ही, श्रृंगार और धनुष ने रामलला की इस प्रतिमा को अलौकिक बना दिया। जहां उनकी पोशाक हरे और पीले रंग से तैयार की गई, वहीं उनकी माला को हरे और पीले रंग के फूलों से बनाया गया। और अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के लिए चल रहे अनुष्ठान के चौथे दिन यज्ञ अग्निकुंड की स्थापना की गई। इसके लिए मंदिर में कई अग्निकुंड बनाए गए और वहां विशेष पूजा की गई और मंदिर में यज्ञ अग्निकुंड स्थापित किए गए। पुजारियों ने विशेष अनुष्ठान के जरिए इन हवन कुंडों में अग्नि प्रज्वलित की। ऐसी मान्यता है कि यज्ञ करने से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा आती है और आसपास की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। वैदिक मंत्रों के जरिए मंदिर में पुजारियों ने यही विधि की। तो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य हवन कुंडों में अग्नि प्रज्वलित करने की इस विशेष विधि को अरणि मंथन कहते हैं। अरणि का मतलब होता है लकड़ी और इस विधि में अग्नि मंत्र का उच्चारण करते हुए लकड़ी से अग्नि को प्रकट किया जाता है, फिर उसी अग्नि में हवन किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा भगवान विष्णु और 33 करोड़ देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। अरणि मंथन विधि के साथ अयोध्या में चौथे दिन का अनुष्ठान शुरू हुआ और इसके बाद नवग्रह की स्थापना की गई। इसके अलावा मंदिर में वास्तु शांति के लिए भी पूजा की गई। इससे एक दिन पहले रामलला की मूर्ति को गर्भगृह के आसन पर स्थापित किया गया था और इसके अगले दिन अरणि मंथन, नवग्रह पूजा और वास्तु शांति की पूजा की गई। प्राण प्रतिष्ठा समारोह यानी 22 जनवरी से पहले कुछ और विधियां होंगी। 20 जनवरी को मंदिर के गर्भगृह को अलग अलग नदियों के जल से पवित्र किया जाएगा और अगले दिन यानी 21 जनवरी को रामलला को 125 कलशों से दिव्य स्नान कराया जाएगा और इन विधियों के दौरान रामलला के मंदिर के कपाट बंद रहेंगे। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के अगले दिन यानी 23 जनवरी को मंदिर के कपाट खोल दिए जाएंगे। इसके बाद आम लोग मंदिर में जाकर रामलला के दर्शन कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले के 3 दिन यानी 20, 21 और 22 जनवरी को मंदिर के कपाट आम लोगों के लिए बंद रहेंगे। आम लोगों के लिए 20, 21 और 22 रामलला के कपाट बंद रहेंगे। यानी अगले 3 दिन तक अयोध्या में रौनक तो लगेगी, लेकिन मंदिर के अंदर जाने के लिए भक्तों को थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा बाकी है और प्राण प्रतिष्ठा होते ही अगले दिन भव्य और दिव्य मंदिर को खोल दिया जाएगा और आम लोग राम के बाल रूप के दर्शन कर पाएंगे
और इन सबके बीच प्रधानमंत्री का 11 दिन का कठिन अनुष्ठान जारी है। वो यम नियमों का पालन कर रहे हैं। इन नियमों में 5 बातों का खास ख्याल रखा जाता है। और इन नियमों में सुबह जागना, पूजा पाठ करना और साधारण खाना खाने जैसे नियम शामिल हैं। यही नहीं, प्राण प्रतिष्ठा से 3 दिन पहले प्रधानमंत्री ने केवल फलाहार शुरू कर दिया। इस दौरान वो चौकी पर कंबल बिछाकर सोएंगे। इन 3 दिनों में प्रधानमंत्री दान भी करने वाले हैं। प्रधानमंत्री उन मजदूरों से भी मिलने वाले हैं जिन्होंने मंदिर बनाया। यानी राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री राम भक्ति में मग्न हो गए और उन्होंने कठिन तपस्या के साथ साथ राम भजन और कीर्तन किया। उधर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दिन अयोध्या में पुलिस और पीएसी के बैंड राम धुन बजाएंगे। यूपी पुलिस का बैंड मंदिर की ओर जाने वाले भक्ति पथ पर हनुमान चालीसा की धुन बजाएगा। और इसके लिए यूपी पुलिस के बैंड देश भर में पिटबुल नस्ल के कुत्ते के हमला करने की खबरों के बीच दिल्ली के बुराड़ी से भी एक ऐसा ही खौफ से भर देने वाला मामला सामने आया। वहां 1.5 साल की एक बच्ची पर पिटबुल नस्ल के कुत्ते ने खौफनाक तरीके से हमला कर दिया और उसने उस बच्ची के पैर को अपने दांतों से जकड़ लिया। वीडियो में पहले वो कुत्ता अपने मालिक के साथ एक घर के गेट से बाहर निकलता नजर आया। तभी पीछे से आ रही उस बच्ची को उसने पलट कर देखा और देखते ही उस पर कूद गया। वो बच्ची अपने दादा की गोद में थी, लेकिन वो खींचकर उसे जमीन पर ले आया। इस बीच बच्ची के दादा ने उसे बचाने के लिए जी जान लगा दी और उसके मालिक ने भी उसे हटाने के लिए पूरी ताकत लगा दी, लेकिन उस पर इसका कोई असर नहीं पड़ा और वो खतरनाक तरीके से उस बच्ची के पैर को अपने दांतों से पकड़कर लटक गया। तभी आसपास के कुछ और लोग भी वहां पहुंचे और बड़ी संख्या में लोगों ने उस कुत्ते को घेर लिया, लेकिन इसके बाद भी उस कुत्ते ने बच्ची को नहीं छोड़ा और घसीटते हुए घर से कुछ दूर तक ले गया। इस बीच बच्ची को बचाने के लिए वो लोग जद्दोजहद करते रहे। वहां मौजूद कई लोगों ने उसे बच्ची से अलग करने के लिए उस पर डंडों से हमला कर दिया, लेकिन इतने लोगों की मशक्कत के बाद भी उस बच्ची को बचाने में काफी देर हो गई और उस कुत्ते ने बच्ची के दाहिने पैर को काटकर बुरी तरह जख्मी कर दिया। इसके बाद उसे आनंद फानंद में अस्पताल ले जाया गया, क्योंकि उसके खौफनाक हमले की वजह से बच्ची के पैर की हड्डी 3 जगह से टूट गई। बताया गया कि उस कुत्ते से बचाते वक्त उसके शरीर के कई हिस्सों में गहरी चोट आई और अस्पताल में इलाज के दौरान बच्ची को 18 टांके लगाए गए। वहीं इस घटना के बाद बच्ची का परिवार और आसपास के लोग गुस्से में आ गए। आरोप है कि शिकायत के बाद भी पुलिस ने उन पर उस कुत्ते के मालिक से समझौता करने का दबाव बनाया। डायरी में सारा चीज नोट किया, बाकी वो कुछ वहाँ केस उस बनाया नहीं है। बच्ची के परिवार ने आरोप लगाया कि कुत्ते का मालिक उसे अपने घर से हटाने के लिए तैयार नहीं। ऐसे में उन्हें फिर हमले का डर सता रहा है। बताया गया कि वो कुत्ता इससे पहले भी कई लोगों पर हमला कर चुका है। उधर उत्तर प्रदेश के मेरठ में छात्र पर सरेआम धारदार हथियारों के हमले से हड़कंप मच गया। वहां 12वीं क्लास का एक छात्र अपने दोस्त के साथ सड़क से गुजर रहा था, तभी कई लोगों ने उस पर हमला कर दिया और वो लोग झुंड बनाकर उस पर टूट पड़े। कोई थप्पड़ मारता रहा तो कोई लात घूंसे बरसाता रहा। इस बीच उस छात्र ने खुद को बचाने के लिए अपना सिर पकड़ लिया। तभी उनमें पीली जैकेट पहने एक लड़के ने धारदार हथियार से उस पर वार कर दिया। हालांकि कुछ देर तक छात्र पर हमला करने के बाद वो लोग रुक गए और ऐसा होते ही वो छात्र अपनी जान बचाकर वहां से भाग खड़ा हुआ, लेकिन उन लोगों ने फिर हमला करने के लिए उसे बीच सड़क पर दौड़ा दिया और थोड़ी देर बाद वो लोग 2 मोटरसाइकिल और एक स्कूटर पर सवार होकर वहां से फरार हो गए। इस दौरान सड़क के आसपास खड़े दूसरे लोग हैरत में पड़ गए। हालांकि पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया। इधर बिहार के जहानाबाद में चोरी के आरोप में एक लड़के की कुछ सिक्योरिटी गार्डों ने बेरहमी से पिटाई कर दी। उस लड़के पर एक अस्पताल से एसी चोरी करने का आरोप लगा था और इसके बाद उसे अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड ने चारों तरफ से घेर कर एक के बाद एक कई डंडे मारे। इस दौरान वो लड़का उनसे मिन्नतें करता रहा, लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी और वहां मौजूद 5 से ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड उसकी पीठ और उसके पैर पर लगातार डंडे मारते रहे। पुलिस के मुताबिक रात के अंधेरे में वो लड़का उस अस्पताल में एसी की चोरी कर रहा था, लेकिन वहां मौजूद कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया और सिक्योरिटी गार्डों को सौंप दिया। इसके बाद तो उन गार्डों ने आओ देखा न ताओ उस पर टूट पड़े और उस पर चारों तरफ से डंडे बरसाए। वो एसी का तार है, एसी उसको तार काट कर वो एसी को ही ले जाता है। वहां मौजूद कुछ लोगों ने इस घटना की सूचना पुलिस को दे दी, जिसके बाद पुलिस ने चोरी के आरोप में उस लड़के को गिरफ्तार कर लिया। उधर बिहार के कटिहार से खौफ से भर देने वाला एक डबल मर्डर का मामला सामने आया। वहां बदमाशों ने एक निगम पार्षद के पति समेत 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी।
और दिन दहाड़े हुई इस वारदात की वजह से हड़कंप मच गया, क्योंकि बताया गया कि 2 बदमाशों ने खुशबू परवीन नाम की उन पार्षद के पति पर घात लगाकर हमला किया और उनकी गाड़ी को घेर कर ताबड़तोड़ गोलीबारी कर दी। इस दौरान गाड़ी में मौजूद पार्षद के पति छोटू पोद्दार समेत 2 लोगों की वहीं मौत हो गई, जबकि उनका एक साथी घायल हो गया। पुलिस ने बाद में उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया। पुलिस के मुताबिक पार्षद के पति छोटू पोद्दार पर पहले ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। ऐसे में इस हत्या की जांच रंजिश के एंगल से भी की जा रही है। इधर मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में शरद पवार के पोते रोहित पवार की मुश्किलें बढ़ गई। ईडी ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार के पोते रोहित पवार को मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में समन्स भेजे। उन्हें 24 जनवरी को मुंबई में ईडी के दफ्तर में पेश होने का निर्देश दिया गया। महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक घोटाला मामले में जांच एजेंसी ने हाल ही में रोहित पवार से जुड़े कुछ ठिकानों पर छापेमारी भी की थी। हरियाणा के रोहतक की सुनारिया जेल में बंद राम रहीम को 50 दिन की पैरोल मिल गई। खबर है कि पैरोल की अवधि वो उत्तर प्रदेश के बागपत में बने अपने आश्रम में बिताएंगे। मध्य प्रदेश के रतलाम में महालक्ष्मी मंदिर की दान पेटी में अचानक आग लग गई। आग लगने की वजह से दान पेटी में रखे कई नोट जल गए। इतना ही नहीं, आग बुझाने के दौरान कई नोट भीग भी गए। बताया गया कि दान पेटी के ऊपर अगरबत्ती जलाकर रखी गई थी और उसी से ये आग लगी। लगभग 6 से 7 हजार रुपए के नोट जल गए हैं। इस बीच उत्तर कोरिया ने पानी के अंदर हमला करने वाले परमाणु ड्रोन का परीक्षण करने का दावा किया। यह परीक्षण अमेरिका और दक्षिण कोरिया और जापान की साझा ड्रिल के ठीक 2 दिन बाद किया गया और माना जाता है इन तीनों देशों को उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन फूटी आंख से भी नहीं देखना चाहते, क्योंकि वो अपने पड़ोसी दक्षिण कोरिया को कट्टर दुश्मन मानते हैं और दूसरे देशों को उससे दूर रहने की नसीहत देते हैं। लेकिन किम जोंग उन की लाख धमकियों के बावजूद अमेरिका और जापान दक्षिण कोरिया के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं। यही वजह रही कि 2 रोज पहले इन तीनों देशों की सेनाओं ने एक साथ अभ्यास किया। लेकिन पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इस ड्रिल की वजह से किम जोंग उन भड़क गए और इसके जवाब में उन्होंने अंडर वाटर ड्रोन की टेस्टिंग कर दी। दावा किया गया कि उत्तर कोरिया का यह हथियार परमाणु क्षमता से लैस है और इसे दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान के लिए बड़ी चुनौती बताया गया, क्योंकि उत्तर कोरिया ने दावा किया कि उसने समंदर के अंदर दुश्मन को तबाह करने वाला हथियार बना लिया। और इतना ही नहीं, उत्तर कोरिया का दावा है कि उसका ये ड्रोन इतना खतरनाक है कि इसके हमले से समंदर में सुनामी तक लाई जा सकती है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक उत्तर कोरिया का ये ड्रोन दुश्मन के जंगी जहाजों को पानी में डुबाने की ताकत रखता है। यही नहीं, ये किसी बड़े बंदरगाह को भी आसानी से तबाह कर सकता है। पानी के अंदर हमला करने वाले परमाणु ड्रोन के परीक्षण के साथ ही उत्तर कोरिया ने अमेरिका को एक बार फिर धमकी दे डाली। उत्तर कोरिया ने साफ कर दिया कि अमेरिका कोरियाई प्रायद्वीप में दखल देना बंद कर दे, वरना उसे इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इधर उत्तर प्रदेश के गोंडा में सिलेंडरों से लदे एक ट्रक में भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आने के बाद कई सिलेंडर फट पड़े और इसकी वजह से वहां इतने जोरदार धमाके हुए कि पूरा इलाका थर्रा उठा। तस्वीरों में दिखा कि आग ने उस ट्रक को पूरी तरह अपनी गिरफ्त में ले लिया। भयंकर आग के बीच वो ट्रक ठीक से दिखाई तक नहीं दे रहा था, लेकिन इस दौरान उस पर लदे सिलेंडर एक के बाद एक फटते रहे। देखकर ऐसा लगा जैसे वहां ताकतवर बम विस्फोट हो रहे हों। सिलेंडरों के फटने की वजह से वहां आग के भयानक गोले उठते नजर आए। जोरदार धमाकों के साथ आग की लपटें आसमान में कई फीट ऊपर तक देखी गईं। आग के गुबार की वजह से आंखें चौंधिया देने वाली रोशनी पैदा हुई। हालांकि गनीमत ये रही कि इन धमाकों के दौरान वहां कोई मौजूद नहीं था, लेकिन वहां से थोड़ी ही दूरी पर कुछ लोग दिखे जो सिलेंडरों में हो रहे धमाकों के बाद जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। घटना की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस टीम ने उस रास्ते पर गाड़ियों के आने जाने पर रोक लगा दी। इस हादसे में किसी के भी घायल होने की खबर नहीं आई। उधर राजस्थान के अलवर में एक इमारत अचानक भरभराकर गिरने से अफरा तफरी मच गई। वहां इमारत के बगल में खाली जमीन पर हुई खुदाई की वजह से उसकी नींव कमजोर हो गई और उसकी वजह से वो इमारत पलक झपकते ही धराशायी हो गई। इस दौरान वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई, जो ये खौफनाक नजारा देखकर चिल्लाने लगे। वहां से आई तस्वीरों में उस इमारत में बड़ी बड़ी दरारें दिखाई दी। वहां खड़े लोग अपना फोन लिए उस इमारत के गिरने का इंतजार कर रहे थे। तभी अचानक वो 2 मंजिला इमारत जमींदोज हो गई और वहां खड़े लोग हक्के बक्के रह गए। चारों तरफ धूल का अंबार लग गया और लोग वहां से दूर हटकर खड़े हो गए। आरोप है कि उस इमारत के बगल वाली खाली जमीन पर अवैध तरीके से खुदाई हो रही थी।
जिसकी वजह से उस इमारत की नींव कमजोर पड़ गई और वो चंद सेकंड में धराशायी हो गई। हालांकि गनीमत ये रही कि उस इमारत में रहने वाले लोगों को पहले ही उसके गिरने का अंदेशा हो गया। ऐसे में वो लोग उस इमारत को खाली कर वहां से चले गए। उधर पाकिस्तान में नवाज शरीफ ने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने पंजाब प्रांत से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी। वो हेलीकॉप्टर से पंजाब प्रांत के हफीजाबाद पहुंचे और हजारों लोगों के बीच उन्होंने एक रैली को संबोधित किया। नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को चुनावी रेस में सबसे आगे माना जा रहा है। पाकिस्तान में 8 फरवरी को आम चुनाव होने हैं। केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए छात्रों को उनकी ही भाषा में डिजिटल पुस्तक देने का फैसला लिया। शिक्षा मंत्रालय ने अगले 3 साल के अंदर स्कूल और उच्च शिक्षा की पाठ्य पुस्तकों को डिजिटल करने के लिए शिक्षा विभाग को निर्देश दिया। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में 4 लड़कों पर अपने एक दोस्त की हत्या करने का आरोप लगा। पुलिस के मुताबिक जिस लड़के की हत्या की गई उसने अपने मोबाइल गेम का पासवर्ड दोनों को बताने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद चारों लड़कों ने उसकी हत्या कर शव को पेट्रोल से जला दिया। मध्य प्रदेश के रतलाम में पुलिस ने सड़क पर 2 बदमाशों का जुलूस निकाला। इन दोनों बदमाशों पर लूट और चाकू मारने समेत 16 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। इधर राजस्थान के भरतपुर में जाट समुदाय के प्रदर्शन में महिलाएं भी शामिल हुई। जाट समुदाय के लोग आरक्षण की मांग पर 3 दिन से आंदोलन कर रहे हैं। और अब इस आंदोलन में जाट समुदाय की महिलाएं शामिल हो गई। लाठियां लेकर पंडाल में पहुंची महिलाओं ने नारी शक्ति के नारे लगाए और सरकार से जाट समुदाय के लिए आरक्षण की मांग की। इस दौरान उस पंडाल में महिलाओं के साथ बच्चे भी नजर आए। आंदोलन में शामिल होने से पहले इन महिलाओं ने मार्च भी निकाला, जिसमें बच्चों और बुजुर्गों ने भी हिस्सा लिया। आंदोलन के दौरान उस पंडाल में हवन भी किया गया। जाट समुदाय के लोगों का कहना है कि ये हवन सरकार की सद्बुद्धि के लिए किया जा रहा है, क्योंकि साल 2017 में राजस्थान की सरकार ने जाट समुदाय को ओबीसी वर्ग में आरक्षण दे दिया था, लेकिन केंद्र से उन्हें यह आरक्षण नहीं मिला और इसीलिए जाट समुदाय के लोगों ने आरक्षण की मांग पर फिर से आंदोलन छेड़ दिया। इस दौरान जाट समुदाय के नेताओं ने सरकार को साल 2017 जैसा आंदोलन दोहराने की धमकी दी और सरकार को 22 जनवरी तक का अल्टीमेटम दे दिया और मांग पूरी नहीं होने पर ट्रेनें रोकने और रास्ता जाम करने की चेतावनी दे दी। पूरे जिले के जाटों के गांव से जो भी रास्ते गुजरते हैं सारे रास्ते बंद कर दिए जाएंगे। साल 2017 में जब जाट समुदाय का आंदोलन हुआ था तो आंदोलनकारियों ने भरतपुर जिले में ही हर सड़क और हर गली को बंद कर दिया था। और अब जाट समुदाय के नेता उस आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन करने की धमकी दे रहे हैं। जाट समुदाय का दावा है कि उनके आंदोलन में लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है और 22 जनवरी तक अगर सरकार ने उनकी सुनवाई नहीं की तो और लोग इस आंदोलन से जुड़ जाएंगे, जिसके बाद अगर आंदोलन उग्र हुआ तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। उधर दक्षिण अमेरिकी देश बोलिविया में बाढ़ से 6 लोगों की मौत हो गई, क्योंकि वहां की राजधानी में बाढ़ की वजह से नदी और नाले उफान पर आ गए और उसकी वजह से लोगों से भरी एक गाड़ी एक नदी में फंस गई। इसके बाद वहां युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ और मिट्टी खोदने वाली मशीन से लोगों को बाहर निकाला गया। वहां से आई तस्वीरों में कुछ लोग नदी में डूबते नजर आए और कुछ लोग रस्सी की मदद से उस मशीन के आगे वाले हिस्से में बैठे दिखाई दिए। घंटों की कड़ी मेहनत के बाद रेस्क्यू टीम ने उस नदी में फंसे ज्यादातर लोगों को बाहर निकाल लिया। इसके बाद वहां फंसी उस गाड़ी को भी मशीन से बांधकर बाहर निकाला गया। बताया गया कि उस गाड़ी के डूबने की वजह से 4 लोग नदी में बह गए, क्योंकि बोलिविया में आई बाढ़ की वजह से वहां के ज्यादातर इलाके पानी में डूब गए और हालात इस कदर खराब हो गए कि सैकड़ों लोग बेघर हो गए, क्योंकि बाढ़ की वजह से उनके घर पूरी तरह तबाह हो गए। वहां से आई तस्वीरों में सड़कों से लेकर घरों तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आया, जिसे देखकर ऐसा लगा मानो पूरा शहर ही पानी पर बसा हो। यहाँ एक तरफ पूरा इलाका पानी से लबालब भरा हुआ था, वहीं उस इलाके के दूसरी तरफ मलबा बिखरा नजर आया। बाढ़ ने वहां ऐसी तबाही मचाई कि पूरे के पूरे घर ढह गए और वहां रहने वाले लोग नाव के जरिए सुरक्षित जगहों पर जाने लगे। बताया गया कि बाढ़ की वजह से वहां 250 से ज्यादा परिवार प्रभावित हुए, जबकि 95 घर तबाह हो गए। इसके बाद प्रशासन ने वहां के कुछ इलाकों को खतरे के नजरिए से संवेदनशील घोषित कर दिया। इधर भारतीय महिला हॉकी टीम का इस बार ओलंपिक्स में खेलने का सपना टूट गया। भारतीय महिला हॉकी टीम इस साल होने वाले पेरिस ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करने से चूक गई। जापान ने भारतीय टीम को 1-0 से हरा दिया।
राम मंदिर समारोह को देखते हुए आरबीआई ने ऐलान किया कि उस दिन मनी मार्केट दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक ही खुलेंगे, यानी बॉन्ड और डॉलर की खरीद फरोख्त का समय उस दिन बदल जाएगा। हालांकि बीएसई और एनएसई ने शेयर बाजार के खुलने और बंद होने के समय में कोई बदलाव नहीं किया। भारतीय शेयर बाजार सुबह भी खुला रहेगा। हालांकि शनिवार और रविवार को बाजार बंद रहता है, लेकिन सुबह बीएसई और एनएसई दोनों एक्सचेंज एक दिन के लिए डिजास्टर रिकवरी साइट पर स्विच करने वाले हैं। ऐसा इस साइट की टेस्टिंग के लिए किया जा रहा है ताकि किसी तकनीकी गड़बड़ी की वजह से अगर प्राइमरी साइट क्रैश हो जाए तब भी ट्रेडिंग जारी रह सके। अच्छे ग्लोबल संकेतों की वजह से भारतीय शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। इस दौरान सभी सेक्टोरल इंडेक्स हरे निशान पर बंद हुए। सबसे ज्यादा तेजी ऑटो, कैपिटल गुड्स, आईटी, एफएमसीजी और मेटल सेक्टर के शेयरों में देखने को मिली। इसकी वजह से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 496 अंक चढ़कर 71,683 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 160 अंकों की तेजी के साथ 21,622 के स्तर पर पहुंच गया। उधर मध्य प्रदेश के रतलाम से हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया। वहां अवैध वसूली के लिए पुलिस की गाड़ी का इस्तेमाल किए जाने से सनसनी फैल गई। हालांकि शक होने पर लोगों ने दोनों आरोपियों को दबोच लिया। आरोपी जिस गाड़ी में सवार दिखे वो रतलाम के स्टेशन रोड थाने की बताई गई। गाड़ी के ऊपर एक लाउडस्पीकर भी लगा दिखा, ठीक वैसा ही जैसा अक्सर पुलिस की गाड़ियों पर होता है, लेकिन इसमें मौजूद दोनों लोग पुलिस वाले नहीं थे। ये बात अलग है कि वो खुद को पुलिस वाला बताकर धौंस जमा रहे थे। आरोप है कि दोनों ने एक होटल कारोबारी से अवैध वसूली करने की कोशिश की, लेकिन शक होने पर होटल के मालिक और वहां काम करने वाले लोगों ने उन्हें घेर लिया। पुलिस के मुताबिक भूरी जैकेट वाले आरोपी का नाम इमरान है। ये पूर्व में चालक रह चुका है स्टेशन रोड थाने क्षेत्र के अंतर्गत, और इसी का फायदा उठाकर इमरान ने पुलिस थाने से गाड़ी ली और अपने दोस्त के साथ लोगों से वसूली करने पहुंच गया। बाद में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और मामले की जांच में जुट गई। इधर यूपी के अंबेडकर नगर में हाईवे पर मुर्गियों की लूट मच गई। वहां मुर्गियों से भरी एक गाड़ी एक दूसरी गाड़ी से टकराकर पलट गई। हादसा होते ही वहां लोग मुर्गियां लूटने के लिए जमा हो गए और बात मारामारी तक पहुंच गई। मुर्गी लूटने के लिए लोग एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाने लगे। इस दौरान जब एक आदमी एक साथ 2 मुर्गियां उठाकर भागने लगा तो एक दूसरे आदमी ने उसे पकड़कर मारना शुरू कर दिया। इसकी वजह से उसके हाथ से दोनों मुर्गियां छूट गई, लेकिन वो आदमी उसे लगातार मारता रहा और उसे घसीटते हुए वहां से ले जाने लगा। ऐसे में वो हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा, लेकिन इस दौरान वहां मौजूद दूसरे लोग लगातार मुर्गियां लूटते रहे। मुर्गियों के लिए वहां छीना झपटी होने लगी। इसके बाद पुलिस वहां पहुंची और लोगों को रोकने की कोशिश करने लगी, लेकिन लोग पुलिस के सामने भी मुर्गियां लेकर भागते रहे। फिर पुलिस ने एक आदमी को पकड़ा और उस पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। बताया गया कि हाईवे पर हादसे के बाद मुर्गियों से भरी वो गाड़ी पलट गई और उसका ड्राइवर बुरी तरह घायल हो गया। उधर तुर्की ने एक हफ्ते के अंदर कुर्द लड़ाकों पर दूसरा बड़ा हमला कर दिया। इस हमले में तुर्की ने 10 कुर्द लड़ाकों को ढेर करने और उनके कई ठिकानों को बर्बाद करने का दावा किया। और तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने इस ऑपरेशन का वीडियो भी जारी किया। इस वीडियो में तुर्की की सेना खतरनाक ड्रोन, लड़ाकू विमानों और तोपों के जरिए हमले करती दिखी। तुर्की के मीडिया के मुताबिक यह ऑपरेशन इराक और सीरिया के उत्तरी इलाकों में चलाया गया। तुर्की की दक्षिणी सीमा से लगने वाले इन इलाकों को कुर्द लड़ाकों के संगठन पीकेके का गढ़ माना जाता है और तुर्की की फौज ने वहां घुसकर जोरदार प्रहार कर दिया। तस्वीरों में दिखा कि कुर्द लड़ाकों के ठिकाने का पता चलते ही तुर्की का एक ड्रोन वहां टूट पड़ा और पलक झपकते ही उसने ऐसा हमला किया कि जमीन पर मौजूद कुर्द लड़ाकों का ठिकाना तहस नहस हो गया। और इस हमले में तुर्की ने वहां मौजूद कई कुर्द लड़ाकों को मार गिराने का दावा किया, लेकिन उनका यह सैन्य ऑपरेशन इतने पर ही नहीं रुका। तुर्की की सेना ने एक और ठिकाने पर पहले से भी बड़ा हमला कर दिया और इस बार उसके लड़ाकू विमानों ने कुर्द लड़ाकों पर कहर ढाया। तस्वीरों में तुर्की के 2 विमान तेजी से टारगेट की तरफ बढ़ते दिखे। टारगेट पर पहुंचते ही उन्होंने मिसाइल छोड़ दी। इसके बाद वहां इतना बड़ा धमाका हुआ कि आसपास काफी दूर तक कुछ दिखा ही नहीं। तुर्की ने दावा किया कि उसके हमलों में सीरिया में 7 और इराक में 3 कुर्द लड़ाके मारे गए। इस हफ्ते में तुर्की ने कुर्द लड़ाकों पर यह दूसरा बड़ा हमला किया, क्योंकि तुर्की उन्हें आतंकी मानता है। वो आरोप लगाता आया है कि कुर्द लड़ाके उसकी सीमा में हमले करते हैं, जबकि कुर्द समुदाय के मुताबिक उसके लड़ाके एक अलग देश के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। वहीं राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह को देखते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने भी बड़ा ऐलान किया और अपने कर्मचारियों के लिए 22 जनवरी के दिन छुट्टी का ऐलान कर दिया। ये फैसला रिलायंस इंडस्ट्रीज के देश भर के सभी दफ्तरों के लिए होगा।
यानी पूरे देश में रिलायंस के सभी दफ्तरों के कर्मचारियों की 22 जनवरी को छुट्टी रहेगी। भटक कर जंगलों में कोई रास्ता आम तो ढूंढे, भटक कर जंगलों में कोई रास्ता आम तो ढूंढे, कसौटी कस चुके खुद को चलो परिणाम तो ढूंढे। 100 बात की एक बात कही रंजना ने, हुआ है रावणों का राज नगरों बस्तियों पर, अब दिला दे मुक्ति जो इनसे, फिर ऐसा राम तो ढूंढे। मिलते हैं सोमवार को, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त फिर होगा 100 बात की एक बात।